पहला पार्ट हमने कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले वो देखें। हमने उसमें पहले 2 साइंटिस्ट को कवर कर लिया है, ए.वी. लेवनहुक को कवर किया और लुईस पास्चर को कवर किया। आज जो फर्दर 3 साइंटिस्ट रह गया हमने उनको कवर करना है। पहले अगर हम रॉबर्ट कॉच की बात करें, हम रॉबर्ट कॉच को देख लेते हैं कि रॉबर्ट कॉच की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट कॉच को आपको पता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि ये पहला बंदा था जिसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और बैक्टीरिया को डिस्कवर करने के बाद इसने जर्म थ्योरी दी। जर्म थ्योरी में इसने ये बताया कि जितने भी हमारे पास डिजीज़ होती है ना, तमाम की तमाम डिजीज़ एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब भी हमारी बॉडी के अंदर ना जाए ना, हमें वो बीमारी नहीं होती। जर्म थ्योरी के अंदर इसने डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए। इसने बताया कि जो भी जिस बीमारी की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो बीमारी क्रिएट करता है ना, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद उसका प्योर कल्चर भी बना सकते हैं। प्योर कल्चर बनाने के बाद हम उसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर इंजेक्ट करके सेम बीमारी भी इंड्यूस करा सकते हैं, और फिर उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से दोबारा भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सेपरेट कर सकते हैं। यानी इसके 4 पॉइंट्स थे, 4 पिलर थे, वो मैंने फुल डिटेल से रॉबर्ट कॉच वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो ये इसने बताया था कि हम जर्म थ्योरी की मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और जर्म थ्योरी की वजह से इसने बेस रख दी। अब जितने भी आगे साइंटिस्ट थे ना जो डिजीज़ पे काम कर रहे थे, क्योंकि 19वीं सेंचुरी बहुत गंदी सेंचुरी है, इसमें इतनी अजीब अजीब सी बीमारियाँ आ गई, इसमें टीबी आ गया, इसमें कॉलरा आ गया, इसमें हेपेटाइटिस आ गया, इसमें मलेरिया आ गया, इसमें ऐसी अजीब अजीब सी बीमारियाँ आ गई ना जिसका कोई इलाज नहीं होता था, और हर बीमारी तकरीबन लाखों लोगों को अपने साथ लेके जाती थी, तो कोई भी इलाज नहीं होता था। इस बंदे ने एक फाउंडेशन रख दी थी। इससे पहले लुईस पास्चर ने फाउंडेशन रखी हुई थी। लुईस पास्चर ने हमें बताया हुआ था कि तमाम की तमाम डिजीज़ के साथ कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लिंक होता है, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल भी कर सकते हैं। लुईस पास्चर ने हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के 2 तरीके बताए हुए थे। लुईस पास्चर ने कहा था कि या तो हम हीट करें उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिस चीज़ के अंदर वो मौजूद है, जैसे अगर वो मिल्क के अंदर मौजूद है, जैसे अगर वो बियर के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से उन्हें फर्मेंटेशन का काम किया था, तो वो मर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम किसी वजह से एंटीसेप्टिक्स का काम करें, जैसे उन्होंने कार्बोलिक एसिड बताया था, तो इन दो वजूहात की वजह से हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अब अगर हमने किसी बॉडी के अंदर एक्सपेरिमेंट करें या किसी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, तो उसकी बॉडी को तो हीट नहीं किया जा सकता, और ना ही उनकी बॉडी के अंदर कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन लगा के लोगों ने चेक किया हुआ था, ये कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन जाके ना हमारे वाइट ब्लड सेल्स को भी मार देता था, रेड ब्लड सेल्स को भी मार देता था, तो हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ज़्यादा पहुंचाता था। तो इसी वजह से इस बंदे ने क्या काम किया, इस बंदे ने पहले जर्म थ्योरी दी। जर्म थ्योरी की वजह से आगे इसने बताया कि यार इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सेपरेट कर सकें। अब इसको कैसे पता लगा कि यार कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसके पीछे होते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि ये फ्रैंको पर्शियन वार में गया हुआ था। किस वार में गया हुआ था? फ्रैंको पर्शियन वार। फ्रांस की वार थी पर्शिया के साथ, ईरान वगैरह के साथ। अब ये था जर्मनी से। किस मुल्क से था? जर्मनी से। और जर्मनी और फ्रांस की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की है इस टाइम, उस तरह जर्मनी और फ्रांस की होती थी। तो जर्मनी ने इसको क्या काम किया, इसको ईरान भेजा था पर्शिया में, और उसको कहा था कि यार जाएं वहाँ पे सर्जरी का काम परफॉर्म करिए। बहुत बड़े सर्जन भी थे। अब इन्होंने क्या काम किया, वहाँ पे ना इनके कैंप पे रोज़ तकरीबन 5,000-6,000 बंदा आता था, तो ये उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी हम सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन सर्जरी करने के बाद भी वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये काफ़ी चीज़ें से ऑब्जर्व करता रहा, इसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन उस टाइम जंग की सूरत हाल थी, ये कोई एक्सपेरिमेंट खास परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद जब ये अपने घर आया ना, तो घर के करीब इसने बहुत बड़ा इसका फार्म हाउस था, उसमें इसने डिफरेंट टाइप्स के पूरा चिड़िया घर खोला हुआ था। डिफरेंट टाइप्स के तोते थे और बिल्लियाँ, कुत्ते, जानवर, हर चीज़ इसने रखी हुई थी। तो ये उन पे बड़े एक्सपेरिमेंट्स करता था। अब उन पे एक्सपेरिमेंट करते इसने ये फिर जर्म थ्योरी बनाई हुई थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस बंदे ने ना 5 साल तक, 5 ईयर्स तक ना एंथ्राक्स की बीमारी पे काम किया। एंथ्राक्स उस टाइम बहुत गंदी बीमारी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानवर मर रहे थे, और ये एंथ्राक्स की बीमारी फिर ह्यूमन बींग्स को भी लग रही थी। और ह्यूमन बंदे ने 5 साल एंथ्राक्स पे काम किया, और एंथ्राक्स पे काम करने के बाद उसका बैक्टीरिया ढूंढ लिया। क्या किया? उसका बैक्टीरिया ढूंढ लिया। लेकिन जैसे इसने बैक्टीरिया ढूंढा ना, लुईस पास्चर ने उसकी वैक्सीन बना ली थी। लुईस पास्चर ने उसकी वैक्सीन बना ली थी। तो इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि लुईस पास्चर फ्रांस से था, तो सारा का सारा क्रेडिट लोगों ने उसको देना स्टार्ट कर दिया। और इस बेचारे की जो 5 साल मेहनत थी, तमाम की तमाम मिट्टी में, पानी में गई, क्योंकि इसने जर्म थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन जर्म थ्योरी की वजह से इसको कोई नोबेल प्राइज़ तो नहीं दे सकता था, ना ही बस इसकी थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन होगी थी। इसने बैक्टीरिया पहचान के दे दिया। इसने कहा कि ये बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है, एंथ्राक्स की होती है। लेकिन लुईस पास्चर ने उससे ऑलरेडी पहले ही वैक्सीन बना दी और इसका ऐलान भी कर दिया।
और लोगों ने प्रैक्टिकली उसे यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को तो इलाज चाहिए, लोगों को बैक्टीरिया तो नहीं चाहिए यार इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। लोग क्या काम करें, जो स्पेसिफिकली अनपढ़ लोग हैं। अगर मिसाल के तौर पे आज कोरोना हो गया, एक बंदा कह दे कि यार ये कोरोना का वायरस है, इसकी वजह से कोरोना होता है, और दूसरा बंदा उस कोरोना की वैक्सीन निकाल दे, तो भाई जिस बंदे ने कोरोना की वैक्सीन निकाली है लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लोग कोरोना का वायरस ढूंढने वाले को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो लोगों ने लुइस पास्चर को अप्रिशिएट किया। इस बंदे को बहुत ज़्यादा तब चढ़ी, इसने कहा कि यार मैंने 5 साल तक इतना काम किया और सारा का सारा क्रेडिट उसको जा रहा है। फिर इस बंदे ने 4 साल तक और काम किया और टीबी का बैक्टीरिया ढूंढा, और टीबी का बैक्टीरिया ढूंढने के बाद इसने ऐलान नहीं किया था, अभी इसने सिर्फ जाके अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि मैंने टीबी का बैक्टीरिया ढूंढ लिया है। अब एज ए रिजल्ट बाहर ये लोगों में बात जंगल में आग की तरह वो बात फैल गई, और इस बंदे ने बताया कि मैं फ़लानी जगह पे ना एक्सपेरिमेंट करूँगा। इसने सिर्फ स्टूडेंट को बताया था कि मैंने ढूंढ तो लिया है, अब ढूंढा कैसे, मेन स्टोरी वो है कि इसने ढूंढा कैसे। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये बंदा ना बैक्टीरिया सेपरेट करना चाहता था। बैक्टीरिया क्या करना चाहता था, सेपरेट करना चाहता था, लेकिन इसको पता नहीं था कि मैं बैक्टीरिया सेपरेट करूँ तो करूँ कैसे। जहाँ पे भी इसको पता लगता था ना कि मैं वहाँ से बैक्टीरिया सेपरेट कर देता हूँ, ये वो आउटकम ले आता था। जैसे टीबी का मरीज़ है वो बलगम फेंकता है, रेशा फेंकता है, ये उसका बलगम उठा के ले आता था और वहाँ से ये बैक्टीरिया सेपरेट करने की कोशिश करता था। लेकिन बैक्टीरिया सेपरेट करने के लिए इसको प्योर कल्चर की ज़रूरत थी। अब वो जो प्योर कल्चर था ना, सबसे पहले प्योर कल्चर भी इसी ने बनाया था। इसने सबसे पहले क्या किया, पोटैटो पर इसने वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगाए, आलू पर वो उग तो गए, लेकिन आलू से उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम होता था। फिर इसने क्या काम किया, इसने लिक्विड कल्चर मीडिया बनाया जिसको जेलेटिन कहते थे। लेकिन जेलेटिन का मसला ये होता कि वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बन जाता था, और लिक्विड कल्चर मीडिया से भी इसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम होता था। फिर इसने लास्ट में अगार का सोल्यूशन यूज़ किया, और अगार हमारे पास सॉलिड कल्चर मीडिया है, और सॉलिड कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बन जाती हैं, और इन कॉलोनीज़ से बैक्टीरिया को सेपरेट करना आसान काम होता है। तो इसने उस बैक्टीरिया को, टीबी के बैक्टीरिया को अगार पर उगाया, फिर अगार से उस बैक्टीरिया को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जर्म थ्योरी के जो 4 पॉइंट्स थे उस पर आजमाए, और उससे इसको पता लगा कि यही टीबी का बैक्टीरिया है। और आप यकीन जाने कि जो मुल्क का, जो स्कॉटलैंड का बैक्टीरिया, जो जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐलान करा दिया कि लाइव हम लोगों की जानें बचाएंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, लोगों ने टिकट खरीदना स्टार्ट कर दिया। आप यकीन जाने, कहा यह जाता है कि जिस दिन इन्होंने टीबी का इलाज ढूंढना था ना, और मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाना था, तकरीबन 5000 लोगों ने टिकटें ऑलरेडी बुक की हुई थी, और 10 से 15,000 लोग बाहर खड़े हुए थे और मिन्नतें कर रहे थे कि हमें टिकट ब्लैक में दे दो। इतना जो है ना लोगों के अंदर हिस्टीरिया था, क्योंकि टीबी ने लोगों को इतना परेशान करके रखा था। इससे जिन्नात की बीमारी कहा जाता था, इससे कहा जाता था कि ये छूत बीमारी है। जिसको टीबी हो जाता था उस बेचारे को उठा के किसी मतलब पहाड़ी इलाकों में भेज दिया जाता था ताकि उसके पास नया एटमॉस्फेयर आए, ताज़ा हवा ले, वो ठीक हो जाए। एक बंदे को टीबी हो जाता था तो कमरे में चारों के चारों को हो जाता था। शुरू में ये ख्याल तस्वुर किया जाता था कि ये बैड हवा की वजह से, गंदी हवा की वजह से होता है, लेकिन इस बंदे ने बताया कि यार टीबी जो है ना हवा की वजह से होता है, लेकिन इसके बैक्टीरिया जो होता है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसके बैक्टीरिया हवा के अंदर फैल जाते हैं, स्पोर्स टाइप के। फिर वही बैक्टीरिया दूसरे बंदे इनहेल करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनको भी टीबी हो जाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसने बताई हैं, और बताने के बाद इसने इलाज भी ढूंढने के लिए हमारे पास एक दवाई बनाई थी, लेकिन वो दवाई इतनी इफेक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से वो दवाई फेल होगी और वो दवाई इतना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाई। लेकिन इसकी वजह से इसको 1905 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, ताकि टीबी का काम करने की वजह से। अब हम आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सबसे पहले इसने क्या काम किया था, इसने पेनिसिलिन ढूंढी थी। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स। इस बंदे ने कम अज़ कम, जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने 70 से 80 लाख लोगों की जानें बचाई है। 70 से 80 लाख यानी 7 to 8 मिलियंस पीपल की इसने जानें सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार में बचाई हैं पेनिसिलिन की डिस्कवरी की वजह से। इसको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि ये पैदा हुआ स्कॉटलैंड में ये अपने 8 माँ बाप का एक बेटा था। 6 साल की उम्र में इसके पेरेंट्स फौत हो गए। उसकी वजह से इसके जो पेरेंट्स थे वो फार्मर थे। फार्मर की वजह होने की वजह से इसको जड़ी बूटियों की काफ़ी पहचान थी। इसको पता था कि यार ये जड़ी बूटियाँ, इसका ये इलाज होता है, दरख्त वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ों की इसको पहचान थी। अब जब 16 इसके बाद इसके जो भाई थे उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम इसे फार्मर के काम में डालें या इसको आगे पढ़ाएं, क्योंकि इसके पेरेंट तो फौत हो चुके थे। लेकिन भाइयों ने फैसला किया कि हम इसको पढ़ाएंगे, और 16 साल की उम्र तक ये पढ़ता रहा। अब 16 साल की उम्र के बाद इसके भाइयों ने इसका ख़र्चा पानी बंद कर दिया और इसको कहा कि भाई अब हम आप तो पाल नहीं सकते हैं, अब आप ख़ुद कमाएं और ख़ुद जो है ना अपना ख़र्चा ख़ुद उठाएं।
4 साल तक ये, यानी 20 साल की उम्र जब इसकी होगी, 4 साल तक ये शिप्स के ऊपर काम करता रहा, यानी डिफरेंट जो सामान उठाता था, सामान उठा के लेके जाता था वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे ये बेचारा काम करता रहा। 20 साल की उम्र के बाद इसको जायदाद में से हिस्सा मिल गया। इसके जो चचा थे वो मर गए, उसके बाद जायदाद में हिस्सा मिला, और जायदाद में हिस्सा लेने के बाद ये अपने भाई के पास गया, जो भाई इसका डॉक्टर था, फिजिशियन था, भाई के पास गया। भाई चूंकि आपको पता है ना, एक ख़ानदान में एक वकील हो तो वो भी सारों को मशवरा देते हैं, वकील बन जो, बड़ा पैसा है, ये और वो। इसी तरह इसका भाई जो डॉक्टर था ना, डॉक्टर भाई ने कहा कि यार बड़ा पैसा है, अच्छी फील्ड है, आगे और नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो आपको इसी फील्ड में आ जाना चाहिए। तो इस बंदे ने क्या कहा, इस बंदे ने कहा चलो ठीक है, मैं भी डॉक्टर की फील्ड में आ जाता हूँ। और इस बंदे ने एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेडिकल कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद इसने आगे जाके MBBS कंप्लीट किया। MBBS कंप्लीट करने के बाद इस बंदे ने आगे फिर 2 साल बैक्टीरियोलॉजी भी पढ़ी। ये तमाम की तमाम इसकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड था कि इस बंदे ने क्या काम किया, अर्ली लाइफ से रिलेटेड। अब ये फिर उसके बाद आया एक हमारे पास डॉक्टर विलियम रॉड थे, डॉक्टर राइट थे, उनकी लैब के अंदर आया। वो जो लैब थी ना, वो जो डॉक्टर राइट थे वो पायनियर ऑफ मॉडर्न वैक्सीन थे, यानी जो वैक्सीन थी ना इंग्लैंड स्कॉटलैंड के अंदर, उसके ये पायनियर थे। तो उनके पास आया, उनकी लेबॉर्ट्री के अंदर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि यार इस तरह हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको धोखा दे के हम कुछ वैक्सीन बनाते हैं, और वो वैक्सीन अंदर जाके अपना इफेक्टिव रोल प्ले करती है, जैसे लुइस पास्चर ने बताया हुआ था। अब इस बंदे ने कहा कि हमने फर्दर काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज ढूंढना है, ठीक है। होता कुछ ऐसे था कि पहले साइंटिस्ट की जो है ना, ये मेन फोकस होता था कि किस तरह हम बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर जाने से रोकें, क्योंकि अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं, जैसे उन्होंने इफेक्टिव सर्जरी करनी थी, जो लिस्टर था इसने सर्जरी करनी थी, ये सर्जरी करते वक्त अपने टूल्स को धो लेता था, कार्बोलिक एसिड थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया नहीं जाते थे। बंदा हाइजेनिक एनवायरनमेंट रख लेता था, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बैक्टीरिया नहीं जाते थे। लेकिन अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पहले से गए हुए हैं, यानी हम ऑलरेडी बीमार हैं, उन बैक्टीरिया को कैसे ठीक करना है, इसका कोई इलाज था ही नहीं। क्योंकि इलाज 2 ही तरीके से हो सकता था, या तो हम उसको हीट करते, और हीट तो बॉडी को कर नहीं सकते, या तो कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया जाता। और कार्बोलिक एसिड अगर इंसान को इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता था तो वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाता था, कोई भी ऐसा इलाज नहीं था। तो इस बंदे ने पहले क्या काम किया, ये एक बारी इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहा था। इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम करते करते इसके जो नाक था, नाक से ना जो म्यूकस था वो गिर गया प्लेट के ऊपर, और वो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से मरना स्टार्ट हो गए। जैसे ही बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो गए ना, तो इस बंदे ने कहा कि यार इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है, इसी से बैक्टीरिया मरते हैं। और इसने उसका नाम लाइसोजाइम रख दिया, लाइसोजाइम। इसने कहा कि लाइसोजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर और बाहर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। अब ये लाइसोजाइम्स ना म्यूकस है। अब म्यूकस किसी को खिला तो नहीं सकते, और ये यूरिन के अंदर भी हो सकता है। आप किसी को कहेंगे यार ये यूरिन आप पियो और आप ठीक हो जाओगे, कोई पिएगा नहीं पिएगा। आप किसी को नाक से म्यूकस निकाल के तो उसको कहो ये पियो, आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, कोई भी नहीं पिएगा। इलाज नहीं था तब भी, इसको पता तो लग गया था कि लाइसोजाइम्स की वजह से बैक्टीरिया मरते हैं, तो लेकिन कोई इसकी बात को इफेक्टिव नहीं सुनता था। लेकिन जैसे इसने लाइसोजाइम की डिस्कवरी दी ना, मेडिकल की फील्ड में इसकी रिस्पेक्ट क्रिएट हो गई है। लोग इसकी बात को अच्छे तरीके से सुनने लग गए, लोगों में इसका एक हाई लेवल हो गया। लोगों ने कहा कि हाँ यार इस तरह के काम, लोगों ने आगे और भी सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर करना स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वगैरह को मार सकते थे। अब ये इसी तरह एक बारी अपने लैब में काम कर रहा था, इसकी बीवी का लेटर आया कि यार 2-3 साल हो गए हम बाहर कहीं पिकनिक पे नहीं गए हैं, हमें पिकनिक पे जाना चाहिए। इस बंदे ने कहा ठीक है। इसने जल्दी जल्दी से जो है ना सामान जितना भी पैक कर सकता था पैक किया, और बाकी चीज़ों को उसी तरह खुला छोड़ के ये पिकनिक पे चला गया। 2-3 दिन इसने पिकनिक में गुजारे, तकरीबन हफ्ता गुजारा। हफ्ता गुजारने के बाद ये वापस आ गया। जैसे ये वापस आया ना, इसने खिड़कियां भी खुली छोड़ी हुई थी, और जिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर ये एग्जामिन कर रहा था उसको भी जो है ना बंद करना और उसे इंक्यूबेटर के अंदर भी रखना भूल गया था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि खिड़की के अंदर से कोई फंगस आ गए थे और उस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर पड़ गए थे और वो मर गए। अब जैसे ही मरे ना, अब ये वापस आया, इसने देखा कि यार उसके ऊपर तो फंगस पड़ी हुई है। इसको बहुत गुस्सा आया शुरू में, लेकिन इसने वो स्लाइड तोड़ना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि मैं स्लाइड तोड़ने से पहले इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। जैसे इसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, एकदम धमाका हो गया। इसने कहा कि यार इसका मतलब ये है कि ये फंगस तो उसको मार सकती है। उसके बाद इसने फंगस उगाई, उगाने के बाद इसने दोबारा उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किया, जम थ्योरी के 4 पॉइंट्स अप्लाई किए, और करते 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 वो बैक्टीरिया मर गए। ये मैं आपको तेज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और फुल डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद इसने क्या काम किया, ये अमेरिका चला गया, और अमेरिका जाने के बाद इसने 2 साइंटिस्ट थे उनसे रब्ता किया, और 2 साइंटिस्ट ने उसको क्या काम किया, उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर दिया।
क्योंकि ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और मेडिसिन में काम कन्वर्ट करना फार्माकोलॉजिस्ट का काम होता है, और ये फार्माकोलॉजिस्ट थे वो दो बड़े बड़े, ठीक है। उसमें एक चेन नाम का साइंटिस्ट था और दूसरे का नाम जो है ना मेरे जहन से निकल गया। वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको मेडिसिन में कन्वर्ट किया, और इन तीनों को फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इसने ऐसा काम किया था कि आज तक हम इसके काम को रिप्लेस नहीं कर पाए, आज तक हम इसके काम को रिप्लेस नहीं कर पाए। आज भी जितनी जानें बच रही हैं पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स की वजह से बच रही हैं। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, आप कहें मुझे रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सर्जरी करनी और सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, हर जगह एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और वो एंटीबायोटिक्स इसी ने बनाई थी। इसको जब कहा जाता था कि आपने इतना बड़ा काम किया, आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आया, इस बंदे ने कहा कि यार मेरे अंदर कहाँ से एटीट्यूड आएगा, नेचर ने एंटीबायोटिक बनाई थी, मैंने तो सिर्फ उसको डिस्कवर किया है। तो ये बड़े बंदे की निशानी होती है कि जितना बड़ा काम कर भी ले उसके बावजूद अपने काम को वो छोटा कहता है। एंड में हमारे पास जोसेफ लिस्टर आता है। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इस बंदे ने सर्जरी की बुनियाद रखी थी। इससे पहले ना जो सर्जन होते थे उन पर एतमाद ही नहीं किया जाता था, उन्हें कसाई कहा जाता था कि यार ये बंदों को काट देते हैं। इस जो जोसेफ लिस्टर था, ये इसका रिकॉर्ड था कि ये 8 सेकंड के अंदर अंदर टांग काट देता था, इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी। इसने सबसे पहले एंटीसेप्टिक का यूज़ करना स्टार्ट किया, यानी इसने लुइस पास्चर को पढ़ा हुआ था और लुइस पास्चर ने बताया हुआ था कि अगर आप कार्बोलिक एसिड को यूज़ करें तो आप बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। तो इसने कार्बोलिक एसिड को यूज़ करना स्टार्ट किया और तकरीबन 60% लोगों की इसने जानें बचाना स्टार्ट कर दी। 60% लोगों की जानें बचाना स्टार्ट कर दी। इसीलिए इसको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इसने सर्जरी की बुनियाद रख दी थी। तो ये तमाम के तमाम बस जोसेफ लिस्टर के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं हम फर्दर कैसे इंप्रूवमेंट लेके